यहाँ पर एक बड़े जश्न की तैयारी है और जश्न इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हरियाणा में हुई है उस विजय का जश्न। और ये बार बार दावा कि मोदी मैजिक पर मुहर, लेकिन सवाल है कि जो बार बार मंचों से नारे दिए गए कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो क्या हिंदू बटा नहीं? ये तस्वीरें और जश्न किस तरीके से हो रहा है। लठ बजा दिया, लठ हरियाणा ने लठ बजा दिया। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे और हिंदू वोट बैंक की तस्दीक। यहाँ पर ढोल नगाड़े भी तैयार है। एक बार आप लोग बजाइए किस तरीके से। तो कौन सा मोदी जी वाह, मोदी जी हरियाणा जीत गया है। मोदी जी हाँ, मोदी जी मोदी जी वाह, मोदी जी हरियाणा जीत के आए हैं। चलिए जश्न की तस्वीरें दिखाएंगे, पहले की रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। ये जश्न हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने का है। ये जश्न भगवा लहराने का है। ये जश्न विपक्ष के झूठे नैरेटिव को मात देने का है। ये जश्न मोदी मैजिक का है। मोदी पर हरियाणा की जनता के विश्वास का है। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। अकेले दम पर बहुमत पार कर बीजेपी की इस जीत से कार्यकर्ताओं में फुल जोश है, तो कांग्रेस जो अति आत्मविश्वास में जीत के सपने देख रही थी, नतीजों के बाद मायूस है। वहीं बीजेपी जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रही है। लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। और अर्ज किया है, उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। हरियाणा में बीजेपी की जीत के कई अहम फैक्टर हैं, लेकिन सबसे अहम फैक्टर है कि हिंदू वोटर बटे रहे। नतीजे सामने आने के बाद गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, हरियाणा में हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास विफल हो गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विरोधी पार्टियों ने आरक्षण हटाने और संविधान को खत्म करने वाला दांव खेला। हिंदू वोट को बांटने की चाल चली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दांव चल गया, लेकिन हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के इस दांव को नकार दिया। एक मुश्त हिंदू वोटरों ने बीजेपी की झोली में वोट कर दिया। हरियाणा में 27% जाट है, 73% गैर जाट वोटर है। गैर जाटों में ओबीसी 34%, दलित 20.5%, ब्राह्मण और पंजाबी 7-7%, वैश्य 3% और राजपूत 1.5% है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने सूबे की सबसे बड़ी आबादी यानी ओबीसी पर फोकस किया। ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। साथ ही चुनाव में 24 ओबीसी उम्मीदवार भी उतार दिए, जबकि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में रही। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ चुका, जम्मू कश्मीर का भी आ चुका। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। हरियाणा में विकास और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये दो विषय हैं जिस पर हरियाणा की जनता ने दिल्ली वहां की भारतीय जनता पार्टी को वर्डिक्ट दिया। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही, दिल्ली में भी ऐसा ही होगा। दिल्ली में जो लोग शोर मचा रहे थे भ्रष्टाचारी लोग, हरियाणा से अब वो संदेश वहां तक भी जा रहा है कि इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इन्होंने जनता को साफ संदेश दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस की जगह तीसरे स्थान पर चली गई है।
भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और कहते हैं कहां खड़ा हूं, कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है और नाटक कौन कर रहा है। बीजेपी की जीत के कई और भी फैक्टर हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा, दोनों के बीच सीएम पद के लिए लड़ाई से कांग्रेस का नुकसान हुआ। कांग्रेस का अति आत्मविश्वास भी भारी पड़ गया। कांग्रेस के जाट प्लस समीकरण के सामने बीजेपी की 36 बिरादरी वाली रणनीति कारगर साबित हुई। नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस, जिसे राहुल टूटा बता रहे थे, और आरएसएस के कैडर ने वापस मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही हरियाणा की तस्वीर साफ होने लगी, कांग्रेस ने ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग पर प्रशासन के दबाव में नतीजे देर से जारी करने का भी आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने लुभावने वादे कर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन उन वादों को निभाने और पूरा करने के चक्कर में सुखद सरकार के राज में हिमाचल की माली हालत और खराब हो गई। ये सब हरियाणा की जनता देख रही थी। यही वजह है हरियाणा की जनता फ्रीबीज के चक्कर में नहीं फंसी। साफ है, हरियाणा के जनादेश ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया, जिसका इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को अंदरूनी कलह पर भी आत्ममंथन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। नतीजा ये निकला कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता। अवनीश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और न्यवन शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, आपसे शुरू कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे ढोल बजा रहे थे, वो ढोल तो फट गया, यहाँ पर ढोल बज रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदू वोट बैंक को जो बांटने की कोशिश जो बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, वो हिंदू वोट बैंक बटा नहीं। राकेश पांडे जी अभी गिरिराज मनीषा जी के कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक अकेला किसान पर भारी, महंगाई पर भारी, जनता पर भारी, किसान पर भारी। मैं समझता हूं एक अकेला पूरे भारत पर भारी है। हर आदमी लाचार और मजबूर है। ये कोई जीत नहीं है उनकी। कैसे लूटे सब जानते हैं। आपके चैनल वाले भी, सभी मोदी के चैनल वाले कल तक तो कांग्रेस के लिए खुशियां मना रहे थे। क्या उनका अनुभव भी फेल होगा था? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये खेल चल रहा है, जो 11 बजे से 2 बजे तक चुनाव को रोक देना और जिस तरह का माहौल बना दिया है, कहीं ना कहीं ये वो उदित राज जी ठीक कह रहे हैं। ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से हर बार जीतती है और ये सबको समझ में आ रहा। अब तो हरियाणा जीतने के बाद इनमें उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो एक सच्ची जीतने वाले खिलाड़ी के। आपने सुनी होगी, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप तो सोचिए कि जब सब पोल आपके पक्ष में थे, उसके बाद यही तो जनता जनार्दन होती है कि कब किसको ऊपर उठा दे, कब किसको नीचे कर दे। आप अभी भी कह रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है, तो सर क्या करेंगे? आप ये मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू वोट बैंक बटा नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आपके अंदर की जो गुटबाजी थी वो भारी पड़ गई। मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं। मेरे 2 दोस्तों ने 3 दिन पहले बता दिया था, जो एक तो बहुत अमित शाह के नजदीक है और एक मोदी के, कि कांग्रेस की 35 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। मैं हैरान था कि ऐसे कैसे कह रहा है और रिजल्ट सामने आ गया। कहना कि खेल शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, देश को समझ में आ रहा कि देश को दोनों हाथों से कैसे लूटा जा रहा है। बताइए क्या काम अच्छा कर दिया मोदी जी ने कि मोदी जी को जनता ने वोट दे दी? किसान मार दिया, महिला बहन बेटी मार दी, महंगाई बढ़ा दी। प्लीज एक आपसे गुजारिश है कि हार जाएगी तो हार को स्वीकार करिए सर। जनता का मजाक मत उड़ाइए कि जनता ने वोट नहीं दिया तो हम गाली देना शुरू कर देंगे या फिर दोष देना। 12 साल से ये मत करिए। राधिका खेड़ा जुड़ गई है क्या? ना तो जनता हारी है, ना तो जनता हारी और ना हमारे हैं।
लेकिन झूठ चल रहा है, एक झूठे आदमी को नहीं आ भगवान रही है। बनाया जा रहा है। कांग्रेस सब देख या रहे हैं। किसी भी पार्टी जनता के वोट हारने दे का ही ये नहीं मतलब इनको। नहीं होता है ये तो कि खेल जनता चल हार रहे गई है। हैं। हम नहीं तो आ ये रहे मत कहा करिए हम अवनीश नहीं आ जी, रहे। ये कोई मतलब नहीं कि हम हार गए तो जनता जनता हार हरा गई, दी है। कांग्रेस पार्टी हार गई तो जनता हार हरियाणा गई। में हरियाणा के चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा है। हरियाणा के चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा। ये चल क्या रहा है? एक एक आदमी कह रहा हमने वोट ही नहीं दिया बीजेपी को, फिर भी मोदी का नाम लेकर जीत रहे हैं। जगदीश जब जी, तक नहीं तो नहीं कोई सर, ये आप चर्चा करिए, अपने मन के अंदर चर्चा करिए। अभी अवनीश जी को बोलने दीजिए। अवनीश जी, क्या ये हरियाणा की जनता का अपमान नहीं है कि एक पार्टी हार गई तो जनता हार गई? अरे जनता ने हराया है। राकेश जी, ये कोई नया रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड 2014 से सुन रहे हैं हमने, और जनता बार बार इनको पराजित करती है। आज ये कह रहे हैं कि कल एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी तो आज कैसे हार गई। अरे एग्जिट पोल में तो 2024 के इलेक्शन में बीजेपी 350 सीट ले रही थी, तब 240 कैसे आ गई? तब आपको नहीं लगा था कि सारे मीडिया चैनल, सीफोलॉजिस्ट, पोलस्टर्स बिके हुए हैं? तब आपको नहीं लगा था? ये राकेश जी बात समझ में आनी भाई, आप ये चाहिए। बताइए ना, और जनता उन लोग, वोट भैया कौन मैं देगा किसी के मोदी बीच को? में नहीं बोलता कहाँ से हूँ। वोट आ रही है? मैं वोट कह कहाँ रहा से हूँ, आ मैं रही है, किसी के इसका भी बीच में जवाब नहीं दे बोलता हूँ, दीजिए। ना मैंने किसी की बिल्डिंग पे कोई कब्जा किया हाँ, हुआ। बोले। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि राकेश जी बात बड़ी हाँ, साफ बिल्डिंग सी का है। कब्जा भी तुम्हारे ये- प्रधानमंत्री ये- ने कर रखा है। भैया राकेश जी, ये एंटी अगेंस्ट वोट नहीं है, गुस्से का वोट नहीं है। ये वोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष का वोट है। कौन सा ऐसा चुनाव होगा जहां तीसरी बार और वो भी हरियाणा जैसे चुनाव में, जहां 2014 से पहले हरियाणा में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। 3, 4, 5, 7 छोटे भाई देवीलाल के साथ कभी किसी और के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते थे। 2014 के पश्चात बीजेपी की सरकार ने वहां की जनता को बिना खर्ची पर्ची, एक सुशासन, बिना किसी भ्रष्टाचार के, जमीनों पर किसी का कब्जा नहीं, जमीनों को किसी के हवाले नहीं करना, जब वहां की जनता ने ये देखा है। और एक बात और राकेश जी मैं आपको साफ कर दूं कि ये बहुत ही भ्रम फैलाया गया कि जाट जो है ना वो बीजेपी के साथ नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आज ये परिणाम नहीं होता। बड़ी साफ सी बात है। इसलिए अवनीश जी, मैं एक चीज नहीं अवनीश जी, अभी जाट गैर जाटो इस पर आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, ये बार बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ हरियाणा में गए तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में इस बात की तस्दीक प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि बांटने, अगर बटेगा हिंदू वोट बैंक तो दिक्कत होगी। तो ये एक मैसेज तो गया है कि ये जो जातियों वाला चाल चली जा रही थी वो कामयाब नहीं हो रही है। राकेश जी, पहली बार मैंने देखा कि कोई व्यक्ति या कोई विपक्ष जो है इकट्ठा होने को, एकता को क्रिटिसाइज कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबको इकट्ठा रहना है, भागवत जी ने कहा सब इकट्ठे हो, योगी जी ने कहा सब एक हो। एक होने को कह रहे हैं कि ये गलत है। अब तक मैंने सुना था कि विभाजन को गलत कहा जाता है, बांटने को गलत कहा जाता है। यहां पर तो ये विपक्ष ऐसा है जो कहता है कि नहीं, अलग अलग हो सब। एक अगर समूचा भारतवर्ष एक होगा तो भारतवर्ष आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। लेकिन जयचंदों की तो कमी नहीं है इस देश में। तब भी जयचंद थे जब भारत गुलाम हुआ था, परतंत्र हुआ था। नेवन शर्मा, आप लोगों का गठबंधन हो नहीं पाया तो ये मन के अंदर आप लोग खुश हो रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी को कहने का मौका मिल गया कि भाई देखो तुम तो गठबंधन किए नहीं, हिंदू वोट बैंक को भी बांट नहीं पाए। नहीं सर, हम लोग वोट बैंक की राजनीति करते नहीं है। ये लोग करते हैं वोट बैंक की राजनीति, इनको मुबारक। हम तो जो हरियाणा की जनता का निर्णय है उसका बिल्कुल सर झुका के स्वागत करते हैं, और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हम बिल्कुल उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट हम उसको मानते हैं। हम और मेहनत करेंगे हरियाणा में। हम नई पार्टी है, हम पहली बार चुनाव लड़े थे ताकत से। 7000 गाँव में हमारा संगठन बन गया। वो संगठन और मेहनत करेगा, लोगों को और जागरूक करेगा, लोगों को बताएगा कि किस तरह से एक राजनीति अलग होती है, सरकार चलाना अलग होता है। हो सकता है ये लोग राजनीति करने में बहुत अव्वल हों, लेकिन सरकार चलाने में विफल रहे हैं। सरकार ठीक से नहीं चला पाए हरियाणा की। हमारा मैसेज हो सकता है लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंचा। हम और कोशिश करेंगे, हम और मेहनत करेंगे। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को और स्ट्रेंथन करेंगे हम हरियाणा में, और आगे की जो लड़ाई है और ताकत से लड़ेंगे। नहीं नेमन भाई, एक चीज जरा बता दीजिए। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि अब तो दिल्ली का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, तो दिल्ली के चुनाव में अब आप लोगों के अंदर एक और बात की खुशी तो होनी होगी और होनी भी चाहिए कि अगर गठबंधन की बात आती है तो कांग्रेस में बार्गेनिंग पावर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहेगी। दूसरा ये कि अब तो ये भी आप लोग शायद सोचेंगे कि गठबंधन करना भी है कि नहीं दिल्ली में।
नहीं देखिए, दिल्ली का चुनाव तो बिल्कुल अलग चुनाव है। दिल्ली का काम अरविंद केजरीवाल जी के कामों का चुनाव है। दिल्ली में हमने काम करके दिखाए, जनता हमारे साथ है। इस चुनाव का दिल्ली चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग राज्य का चुनाव था। यहाँ पे एक नेशनल पार्टी होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जो है वो एक एंट्री हम करना चाहते थे, हमने करी। हमने अपना संगठन बनाया। दिल्ली में तो हमने काम किए। दिल्ली का जो चुनाव होगा वो कामों पर लड़ा जाएगा। वहां पे तो दूसरी पार्टियों के लिए दिल्ली में कोई जगह ही नहीं है। इस चुनाव का दिल्ली चुनाव से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की एक फुल फ्लैश मेजॉरिटी की 70 में से 70 सीटें लेकर सरकार बनाएगी। ठीक है, नहीं ठीक है। वो अच्छा है कि एक कांग्रेस को आईना यहां से दिखा रही है आम आदमी पार्टी। जगदीश जी सुन भी रहे होंगे, मैं आऊंगा सर इस पर जगदीश जी आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेम जी, बहुत बातें हुई कि ये नहीं वो नहीं, हरियाणा में ये नहीं चलेगा, कौन से मुद्दे, यात्रा, सारी बातें एक और हो गई। और एक हिमाचल का मॉडल का भी सच लोगों ने देख लिया कि क्या होगा अगर फ्रीबीज के चक्कर में फंसेंगे। तो एक बात है, ना जाति वाला चक्र बहुत ज्यादा चलने वाला है, ना अगर कोई बांटने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक मैसेज तो गया है कि ये जातियों की बात इसलिए हो रही है कि हिंदू वोट बैंक को बांट दिया जाए। देखिए पांडे जी, इस इलेक्शन को आप देखिए कि कांग्रेस 28% से 39% वोट पर पहुंची है और जनता बटी हुई भी है, तो 39% पर बटी है। 39% बीजेपी के पास, 39% कांग्रेस के पास। जाति में अगर बटी होती तो ये फिगर नहीं मिलता आपके पास। इसलिए जाति में बंटने की बात तो हरियाणा पर लागू ही नहीं होती, धर्म में बंटने की बात तो हरियाणा पर लागू ही नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में जो भी बातें हों, जो भी तरीके हों, हमने तो देखा पानीपत से एक शिकायत आई, मैंने ट्वीट भी किया है, उसमें 6 ईवीएम जो है 99% चार्ज थे और सब में बीजेपी को वोट ज्यादा पड़े थे, उसको जमा भी कराया गया है। तो ऐसे केसेस भी हैं, ऐसा नहीं कि संदेह से परे बातें हैं, लेकिन ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को डिमोरलाइज होने सर सुनिए ना प्रेम जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जगदीश शर्मा से ज्यादा बेहतर कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं सर। तो ऐसा करिए कि कांग्रेस ज्वाइन ही कर लीजिए फिर तो, ठीक है, ऐसा करिए, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। मेरी आपकी एडवाइस है कि आप पत्रकार होकर आप कहें कि ईवीएम में इलेक्शन कमीशन ने 2 टूक कह दिया ना कि सब कुछ नियम के। तो भाई नहीं मुझे मैं नहीं, क्या गलत बात है। आप कांग्रेस से ज्यादा बेहतर पक्ष रख रहे हैं, जगदीश शर्मा से ज्यादा बेहतर आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। आप एक पत्रकार होकर अगर ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू करेंगे सर, तो ये तरीका ठीक थोड़ा नहीं है। 6 ईवीएम की मशीनें जमा कराई गई हैं, वो 99% चार्ज है, ये फैक्ट है। ये मैंने थोड़े क्रिएट की है कि मैं सवाल उठा रहा हूँ। अब क्या बात करते हैं, फैक्ट ना रखें क्या? नहीं ठीक है सर, पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए थी। ठीक है सर, ठीक है, वो जनता देख रही है कि कौन पत्रकारिता कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं राजीव जेटली जी, ईवीएम की बात आ गई, जनता हार गई है, ये भी कांग्रेस पार्टी कहने लगी है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं, बजाय इसके कि वोट बैंक को बातचीत कर लिया जाए। बांटने की कोशिश कर रहे थे, बांट नहीं पाए, इस पर जवाब दिया जाए। जनता हार गई है, इसकी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बात कहेगी कि जनता हार गई है। मतलब जनता का चुनाव बता रहे थे और कह रहे थे जनता ही चुनाव लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ रही है तो जनता को मालूम है कि मुझे किसको वोट करना है। देखिए, बहुत इन्होंने खाई खोदने की कोशिश करी, जाट नॉन जाट के नाम पे, किसान के नाम पर, पहलवान के नाम पर बहुत खाई खोदने की कोशिश करी। लेकिन मुझे लगता है कि जो चेहरे दिखाए जा रहे थे, उन चेहरों से परे जो चेहरे असल में प्रदेश के विकास से जुड़े थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट किया और सभी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली पसंद बताया। इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता है, इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता है जब तक सभी जातियों का समावेश नहीं होता उसके अंदर। और हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति चाहता था कि मेरे अधिकार मेरे दरवाजे पर आए, और दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था हमने बनाई थी, उन व्यवस्थाओं का परिणाम ही है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये उस व्यवस्था का परिणाम ही है जो आम आदमी घर से बाहर निकला और उसने अपनी उंगली की ताकत दिखाई, क्योंकि यहाँ दबंगों की ताकत से नहीं, उंगली की ताकत से चुनाव जीते जाते हैं और हर किसी का वोट का बराबर का अधिकार होता है। ये जो वोकल तरीके से शोर मचाया जा रहा था
कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साहब कांग्रेस आ रही है, तो जनता को भी लगा कि ये इतने कॉन्फिडेंट वो भी वो वाले लोग जिनका हमने 10 साल का कुशासन देखा है। उसका संक्षिप्त जवाब है, ये आप लोग कांग्रेस के अंदरूनी कला की हार मान रहे हैं। आप लोग हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने में कामयाब हो गए हैं, इस वजह से आप लोगों को ये नतीजा दिख रहा है। ठीक है, ये किस वजह से आप लोगों को नतीजा दिख रहा है? सबसे पहली वजह जो नतीजे की है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था रखने वाला, हर छोटी से छोटी गली में रहने वाला, छोटी से छोटी कॉलोनी में रहने वाला, गांव में रहने वाला, शहरों की हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाला। अरे भाई, वो किसी से बात नहीं करता है, वो महसूस करता है कि इस प्रदेश के अंदर किस तरीके का बदलाव, इस देश के अंदर किस तरीके के बदलाव हुए हैं। उस जो महसूस करता है वो अपने वोट के माध्यम से, अपने मैंडेट के माध्यम से उसको वो सरकारों को अपना समर्थन देने में परिवर्तित करता है। तो पहला जो वजह है वो देश के प्रधानमंत्री और उन्हीं की नीतियों के वाहक के रूप में जो काम अभी नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया, वही कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट की फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, अब बोलिए जगदीश जी, क्या जवाब है? राकेश पांडे जी, जो पार्टी 400 पार, 300 पार, 70 पार के नारे देती थी, इस बार उसकी हिम्मत नहीं उठती कि 30 पार का नारा भी दे दे। अब ये बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि जनता हार गई, जनता हार गई। मैं तो कह रहा हूँ लोकतंत्र की लूट मच रही है, 10 साल से लूटा जा रहा है। ये तो मैं अपील करता हूँ सभी नेताओं को बैठ के समीक्षा करनी चाहिए। क्या मोदी जो जनता के वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनकी हर एक गारंटी जीरो हो गई है, फिर भी जनता वोट दे रही है। जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है, कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। मोदी जी की शक्ल देख लेना, शाम को जब आएंगे उतरी हुई होगी, जीत वाली शक्ल नहीं होगी। जैसे हम दुखी हैं, मोदी भी हमारे से ज्यादा दुखी, जो चोरी कर लेता है ना उसकी शक्ल भी हमारे जैसी मिलेगी। मैं दावे से कहता हूँ शाम को टीवी में देख लेना, बिल्कुल मुरझाई होगी। क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, वजह तो वोट खूब मिला, हमें झोली भर भर के मिला, पर कहाँ चला गया मुझे समझ ये समस्या। राजीव जेटली एक शॉर्ट रिप्लाई, राजीव जेटली एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर प्रेम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मिला वो, मैं बोल रहा हूँ, जिन्हें पता है कि वोट झोली में ही मिला, जितनी झोली में आ सकता था उतना ही मिला, जो झोली में नहीं आ सकता था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। मोदी जी चुनाव से दूर भाग रहे थे, मोदी जी चुनाव से दूर भाग रहे थे। आरएसएस को मोदी का चेहरा पसंद नहीं था। ये सब झूठ थी क्या? सही मायने में चुनाव को लूट लिया गया। कोई माने ना माने, मैं तो हमेशा कहता हूँ चुनाव लूट रहा है, चुनाव हो नहीं रहा है। मैं प्रेम जी के पास जा रहा हूँ। अरे जगदीश जी, ऐसा नहीं होता है ना कि वोट से, चुनाव से दूर मोदी जी भाग रहे थे, फिर भी जीत जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि भाग नहीं रहे होते तो क्या होता। प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ठीक है कि हार गए तो लूट हो गई, हार गए तो जनता हार गई, बजाय इसके कि इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्ममंथन करें? प्लीज प्रेम जी की बारी है, प्लीज, और कोई नहीं। प्रेम जी देखिए, इसमें अगर कोई शिकायत आती है तो उसको शिकायत के तौर पर ले जाना चाहिए चुनाव आयोग के पास में। और दूसरी बात है कि कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि 39% वोट उसको मिला है, बीजेपी के बराबर मिला है। और कुछ गलतियां जो कांग्रेस ने की है, वो गलतियां मध्य प्रदेश वाली हैं। जैसे आपने अखिलेश यादव को साथ में नहीं रखा, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर साथ में रखने के लिए राहुल गांधी बोल गए थे, लेकिन वो नहीं हुआ। और भी बहुत सारी चीजें जिस पर आत्म अवलोकन करना चाहिए, और ये वक्त है उनको देखने का। जहाँ शिकायत है, शिकायत को संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहिए। ठीक है सर, संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहिए। ये पता नहीं कांग्रेस सोचेगी नहीं सोचेगी, लेकिन फिलहाल बहुत सारी खबरें, बहुत सारी तस्वीरें वो दिखानी है। एक बार जरा जल्दी से दिखा दीजिए, ब्रेक भी लेना है। यहाँ पर अब माहौल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलेगी, आप यहाँ पर देखिए बैंड पार्टी भी यहाँ पर आ चुकी है, ढोल नगाड़े की व्यवस्था है, और यहाँ पर एक बड़े जश्न की तैयारी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर संशय था कि इस तरीके की जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जीत मिली है। तो ये तैयारी फिलहाल